हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ बात करेंगे 6 फरवरी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर से, उनके लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पिछले वीक में जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस संबंधित थे उन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को भी सरल करेंगे। तो गाइज, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का वीडियो आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत की है। तो वह किसके साथ की है? आपके अमेरिका के साथ की है। किसके साथ दोस्तों? अमेरिका के साथ। बात करते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत की। मई 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच अपनी रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने के लिए आईसीईटी की घोषणा की। अब ये आईसीईटी है क्या? तो यह इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसका ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर उसकी संख्या है 34, 34 है कुल मिलाकर। जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, वह कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ ने के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने सरकार के दो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट में अब 7 रिक्तियां हैं, जबकि इसकी स्वीकृत न्यायिक शक्ति 34 है। तो 34 में भी अभी 7 जो हैं रिक्तियां हैं, उन पर भी और प्रमोशन होने हैं। और अभी जो वर्तमान में सीजेआई हैं इंडिया के, वह कौन हैं? तो डी वाई चंद्रचूड़ हैं। ये आपको याद रखना, और ये वाई वी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? तो 6.5% है अनुमानित आर्थिक विकास दर। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। विकास की सीमा 6 से 6.8% के बीच अनुमानित है, जबकि भारत के 25-26 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.8% पर बनाए रखा है। ये दोस्तों आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ये। इसने विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की पूर्वानुमान को 6.8% पर बनाए रखा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण के से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट सुपर साइट लॉन्च की है? ये आपको बताना है। तो यहाँ नई दिल्ली ने की है। तो कौन सा राज्य है? वह नई दिल्ली है, जिसने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट सुपर साइट को लॉन्च किया है। यहाँ बात करते हैं इसके बारे में। तो यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट सुपर साइट लॉन्च किया। यह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर और आईआईटीईआरआई का एक संयुक्त उद्यम है।
सुपरसाइट हर घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्रोतों का विवरण साझा करेगी और साथ ही अगले 3 दिनों के लिए पूर्वानुमान भी देगी। तो यह जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल हैं, ये आपको याद रखना है। और किस किस के सहयोग से इसको रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट सुपरसाइट को लॉन्च किया जा रहा है, तो वह आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर है और टीईआरआई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 5। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है एयर मार्शल एपी सिंह ने। एयर मार्शल एपी सिंह ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बात करते हैं यहाँ पर एयर मार्शल एपी सिंह ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एयर मार्शल को 1984 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम की में कमीशन किया गया था। उनके पास 5000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले वह मध्य वायु कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। वह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से के प्राप्तकर्ता हैं। ये आपको याद रखना है। तो कौन है उप प्रमुख जो भारतीय वायुसेना के हैं? तो एयर मार्शल एपी सिंह हैं, जिनके पास 5 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है, 5000 घंटे से अधिक। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके आपको आंसर बताने हैं। तो किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अरिंदम बागची, ऑप्शन बी है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी है एम सुब्बा रायडू, ऑप्शन डी है सुमित सिन्हा। करेक्ट आंसर आप बताएंगे इसका, अगर आपको आता है तो, नहीं तो इसका आंसर मैं बताने वाला हूं आपको। तो इसका करेक्ट जो आंसर है एम सुब्बा रायडू। एम सुब्बा रायडू को नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। जो एम सुब्बा रायडू हैं वह वर्तमान में पेरू में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। वह 1994 में भारतीय विदेश सेवा आईएफएस में शामिल हुए थे। नामीबिया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जो अटलांटिक महासागर तट पर स्थित है और नामीबिया की जो राजधानी है वह विंडहॉक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। विंडहॉक कहाँ की राजधानी है? तो नामीबिया की राजधानी है। तो ये जो अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा नामीबिया में, वो किसको किया जाएगा? तो सुब्बा रायडू को किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियम गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है थियोदोरो ओबियांग, ऑप्शन बी है अल्फोंस ओबियांग, ऑप्शन सी है मैनुएला रोकाबोटी, ऑप्शन सी है फ्रांसिस्को आंसू। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अगर आता है तो कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर है मैनुएला रोकाबोटी। मैनुएला रोकाबोटी को अफ्रीकी देश इक्वेटोरियम गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियम गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में मैनुएला रोकाबोटी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 1979 में देश पर शासन करने वाले राष्ट्रपति थियोदोर ओबियांग नंगुएमा मबासोगो ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने फ्रांसिस्को पास्कल ओबामा आंसू का स्थान लिया। इससे पहले 2020 में वह शिक्षा मंत्री थी। ये आपको याद रखना है। तो इनसे पहले कौन था? तो ओबामा पास्कल, जो फ्रांसिस्को पास्कल ओबामा थे आंसू, उनका इन्होंने स्थान लिया है और यह 2020 में शिक्षा मंत्री थी। तो कौन थी? मैनुएला रोकाबोटी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन है के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है पत्रकारिता, ऑप्शन बी फिल्म उद्योग, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी है चिकित्सा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिल्म उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के विश्वनाथन जो हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है, वह फिल्म उद्योग से संबंधित थे। तेलुगु फिल्मों के
तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक के विश्वनाथ का वर्ष 1992 की आयु में निधन हो गया है। के विश्वनाथ ने मद्रास में बाउहिनी स्टूडियो के लिए एक ऑडियोग्राफर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। विश्वनाथ ने अपने निर्देशन की शुरुआत 1965 की फिल्म आत्मा गौरवम से की थी। के विश्वनाथ को वर्ष 1992 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2017 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 4 कि किसे हाल ही में ब्रिटेन के में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है रघुराम राजन। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को जो ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर, तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सिंह जो मनमोहन सिंह हैं को अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ NISU यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर सिंह के योगदान को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ये आपको याद रखना है, कब से कब तक थे, तो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है। ऑप्शन ए है 1.90 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 3.00 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 2.00 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है 2.40 लाख करोड़। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2.40 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय आवंटित किया है। यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। कितना गुना है? 9 गुना है। यह नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के मध्यम वर्ग के एक बड़े वर्ग को लाभ होने की संभावना है, जैसे कि रेलवे द्वारा यात्री टिकट या माल भाड़े में वृद्धि की संभावना नहीं है। तो किसने पेश किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। ये आपको याद रखना। और कितना रेलवे के लिए दिया है? तो 2.40 लाख करोड़ रुपए रेलवे को पूंजी परिव्यय आवंटित की है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही यह जो मोदी सरकार है उसका आखिरी पूर्ण बजट है। नेक्स्ट ईयर आपके इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 6 नंबर क्वेश्चन आपका है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किए गए राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर आप इसका बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर का कमेंट किया करें। तो उत्तराखंड इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, कहाँ पर दोस्तों? कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम या टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था, जिसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था। इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं से
तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट ने जीता। साथ ही सीआरपीएफ को सीएपीएफएस और अन्य सहायक बलों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का अवार्ड दिया गया है। ये आपको याद रखना है। तो पहले नंबर पर कौन थी? तो उत्तराखंड की थी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी ने हाल ही में किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शन ए है निखत जरीन, ऑप्शन बी है शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी है पीवी सिंधु। करेक्ट आंसर बताएंगे इसका, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है निखत जरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निखत जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भारत की स्टार महिला बॉक्सर निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। इसके लिए एनएमडीसी यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निखत के साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडल विजेता निखत जरीन एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क निर्यातक और उत्पादक कंपनी, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वह 1958 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद में तेलंगाना में है। ये आपको याद रखना है। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन हैं? तो वह निखत जरीन हैं। ये आपको याद रखना। और निखत जरीन कौन है? तो महिला बॉक्सर हैं दोस्तों। कौन है? महिला बॉक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए विवेक राम चौधरी, ऑप्शन बी है बीरेंद्र सिंह धनोवा, ऑप्शन सी है राकेश कुमार सिंह, ऑप्शन डी है अमरप्रीत सिंह। राइट आंसर इसका बताएंगे। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से आप आंसर कमेंट करेंगे इसका, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बात करते हैं अब इनके बारे में। तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 1 फरवरी से पदभार संभाल लिया है और वह एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान ले लिया है। अमरप्रीत सिंह वर्तमान में प्रयागराज स्थित सेंट्रल एयर कमांड का नेतृत्व कर रहे हैं। सिंह को 21 दिसंबर 1984 में को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। अमरप्रीत सिंह ने मॉस्को रूस में मिग 29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का नेतृत्व किया है। तो किसको किया है? तो एयर मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह, उनको वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 9। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर रखा गया है। तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद उद्यान, ऑप्शन बी है अमृत उद्यान, ऑप्शन सी है शांति उपवन, ऑप्शन डी है आनंद उद्यान। तो राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है अमृत उद्यान। जो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, तो राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। वैसे नाम बदलने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। गौरतलब है कि सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। राष्ट्रपति भवन में बने इस अमृत उद्यान को, जो पूर्व में मुगल गार्डन को 1928-29 में बनाया गया था, यह लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन में मशहूर शख्सियत राजा राममोहन रॉय, जॉन एफ कैनेडी, महारानी एलिजाबेथ, मदर टेरेसा और क्रिश्चियन डायोर जैसे लोगों के नाम पर गुलाब के फूलों का नामकरण किया गया है।
तो यह कहाँ पर है दोस्तों? तो राष्ट्रपति भवन में है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान इसका नाम कर दिया गया है। किसका? मुगल गार्डन का नाम। और यह कब बना था? तो 1928-29 में यह बना था। यह आपको याद रखना है। यह कितने क्षेत्रफल में है? तो 15 एकड़ में है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको राजपथ जो था, राजपथ का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जर्मनी। जर्मनी इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप का 2023 का टाइटल जीता है। बात करते हैं यहाँ पर अब कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड चैंपियन बना है। इसके पहले जर्मनी ने यह खिताब बस 2002 और 2006 में जीता था। यह मैच पेनाल्टी शूट आउट में गया, जहां जर्मनी ने 5-4 से जीत दर्ज की। जर्मनी के निकलॉस वेलन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक टाइटल जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है। पाकिस्तान अभी तक 4 वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुका है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत ने 9वें स्थान पर रहा था। तो भारत की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? तो 9वें स्थान पर था। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में यह हुआ था। जर्मनी इसका जो है आपका विजेता रहा, बेल्जियम इसका उप विजेता रहा। और जर्मनी अब तक 3 बार जीत चुका है, 2023 में और 2002 और 2006 में। ये आपको याद रखना है। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया? तो निकलॉस वेलेन प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। सबसे ज़्यादा बार चैंपियन जो बना है वह पाकिस्तान बना है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ तक थे आपके यह क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस आपके आगे आते रहेंगे। और यह सुबह 6 बजे आपका सेशन स्टार्ट होता है, ये आप याद रखें। क्योंकि 6 बजे से ही आपका सेशन जो करंट का है, आपका करंट का सेशन 6 बजे स्टार्ट होता है। साथ ही आपको बता दें कि शाम को 7 बजे आपका एक सेशन और लगता है, जिसमें कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है। उस सेशन को ज़रूर देखें। और यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।